नमस्कार बच्चों। आपका मेरे YouTube चैनल 3A कोचिंग वाला में स्वागत है। तो क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और जैसे कुछ आज सांद्रता पद के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले थे, लेकिन सांद्रता पद के बारे में पढ़ाने से पहले आपको कुछ क्लास 11 की बेसिक जानकारी होना जरूरी है, जैसे कि तत्वों के नाम हो गए, उसका परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु भार हो गया, कैसे अणुभार निकाला जाता है। अगर आपको अणुभार निकालने आ गया तो सांद्रता के पद आसान हो जाते हैं। सांद्रता के पद में क्या आता है, W/W परसेंटेज, V/V परसेंटेज और W/V परसेंटेज, और आपका मोलरता हो गया, मोललता हो गया, मोलंश हो गया, ppm हो गया, नॉर्मलता हो गया, फॉर्मलता हो गया। ये सब सांद्रता पद में आते हैं। इसको समझने के लिए और अच्छे से याद करने के लिए, क्वेश्चन लगाने के लिए आपको अणुभार की जरूरत होती है। और अणुभार पता कैसे चलता है, वो पता चलेगा कि आपको परमाणु क्रमांक याद है कि नहीं याद है, आप उससे अणुभार निकाल पा रहे हैं निकाल पा रहे हैं। आपको जोड़ना पड़ता है, कुछ यौगिक दिए रहेंगे, उससे बोल देगा कि आपको अणुभार निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आइए जानते हैं। तो क्लास 11 का बेसिक स्टार्ट करते हैं आज, जो आपके काम में भी आएगा, और वो है कि तत्वों के नाम। तत्वों के नाम में जैसे आप देखिएगा, सबसे पहला यहाँ आता है आपका क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देखिए इसका परमाणु क्रमांक नहीं लिखे हैं, हम परमाणु क्रमांक इसका यहाँ लिख देते हैं। देखिए इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, ये 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जितने भी सारे नंबर लिखे गए हैं, इसको बोला जाता है क्या, परमाणु क्रमांक। इसको बोला जाता है क्या, परमाणु क्रमांक बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, सिंपल भाषा में इसको रोल नंबर बोल सकते हैं, तत्व का रोल नंबर बोल सकते हैं। इसको ही परमाणु क्रमांक नाम दे दिया गया है केमिस्ट्री के भाषा में। देखिए इसका नाम भी लिखा गया है मीनिंग सहित कि H फॉर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H होता है, कैपिटल H होता है। हीलियम लिखा गया है, लिथियम पढ़ते हैं इसको, बेरिलियम पढ़ते हैं, बोरान पढ़ते हैं, कार्बन पढ़ते हैं, नाइट्रोजन पढ़ते हैं, ऑक्सीजन पढ़ते हैं, इसको फ्लोरीन पढ़ते हैं, नियॉन पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही आइए देखिए यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। नंबर वाइज इसका भी लिख देते हैं सिंपल। देखिए यहाँ 10 था, नियॉन 10 पर था, तो ये किस पर आएगा, 11 पे। मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम आ रहा है 20 नंबर पे आ रहा है कैल्शियम। ऐसे स्टार्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, स्केडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। देखिए इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको नंबर याद होना चाहिए। जैसे अगर आयरन से कोई पूछेगा आयरन किस नंबर पे आता है, तो याद होना चाहिए आपको। कोबाल्ट किस नंबर पे आता है, तो याद होना चाहिए। तो चलिए, कैल्शियम 20 पे खत्म हो रहा था, तो स्केडियम में कितना हो गया आपका, 21, 22, 23, 24, 25 नंबर पे आ रहा है मैग्नीज, और 26 नंबर पे क्या आ रहा है, आयरन। 27 नंबर पे आ रहा है कोबाल्ट, 28 नंबर पे आ रहा है निकिल, 29 नंबर पे आ रहा है कॉपर, और 30 नंबर पे आ रहा है क्या, जिंक आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, आपको नाम याद है, परमाणु क्रमांक याद है। जैसे मान लो कोई पूछा क्लोरीन किस नंबर पे आता है, तो आप क्या बताएंगे, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। ये ऐसे याद होना चाहिए आपको। कोई पूछेगा पोटेशियम किस नंबर पर है, तो 19 नंबर पे। कैल्शियम किस नंबर पे है, 20 नंबर पे है। आयरन किस नंबर पे है, 26 नंबर पर है। निकिल किस नंबर पे है, 28 नंबर पे है। जिंक किस नंबर पे है, आपका 30 नंबर पर है। आप चाहे तो इसको एक एक दिन करके 1 से 10 तक याद कर लीजिए। आज कल आप 11 से 20 याद कर लीजिए, उसके अगले दिन परसों यानी आप 21 से 30 तक याद कर लेंगे, तो ये आसानी से हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना रहेगा, 1 से 30 तक सीरियल वाइज याद कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो देखिए परमाणु क्रमांक के बारे में बात कर लिए हैं, अब आता है परमाणु भार के बारे में। देखिए इसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से आप याद कर लेंगे। परमाणु भार के बारे में बात कर लेते हैं। एक सिंपल सा ट्रिक 1 से 20 तक अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे, देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है, परमाणु भार अगर निकालेंगे तो 1 का तो डबल आप करने की कोशिश करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आप ये मान के चलिए, यहाँ पे हम परमाणु भार लिख रहे हैं, परमाणु भार यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, सीरियल वाइज से लिखेंगे तो 1 का तो 1 ही होता। अब आप जाइए हीलियम, सम संख्या से
सम संख्या से आपको याद आएगा, जो संख्या 2 से कट जाती है वही सम संख्या कहलाता है। तो जो सम संख्या है हीलियम का 2 नंबर है, आप उसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा डायरेक्ट। तो 2 यहाँ लिखा है और 2 से आप गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 4। तो ये जो 4 आ रहा है ये हीलियम का परमाणु भार है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही सम संख्या हीलियम था उसके जस्ट बाद में विषम संख्या आ जाएगा। एक सम संख्या आएगा, एक विषम संख्या आएगा। विषम संख्या में क्या करना है, ये जो नंबर लिखा है ना लिथियम का 3, ये 3 लिखिए और इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। तो लिथियम का परमाणु भार कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। अब देखिए, एक सम है, फिर विषम है, फिर सम आएगा, फिर विषम होगा, फिर सम आएगा, फिर विषम होगा, फिर सम आएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर संख्या सम चालू होगी विषम, फिर सम आएगा, फिर विषम आएगा, फिर सम आएगा, विषम आएगा, तो आप ट्रिक अप्लाई कर लीजिए। सम है तो उसके बाद विषम ही आने वाला है। सम में सिर्फ 2 से गुणा करना है, विषम में 2 से गुणा कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिएगा। बेरिलियम की बात कर लेते हैं। देखिए, ये अब सम संख्या हो गया, तो 4 दूना 8। ये बताइए, बोरान आपका विषम संख्या है, तो 5 दूना 10 और 1 कितना हो गया, 11। बताइए कार्बन का कितना है, 6 दूना, देखिए सम संख्या है अभी, 6 दूना 12। सिंपल तरीका, जो पहाड़ा 2 का पढ़ेंगे ना वही सम संख्या होगा, बाकी जितना भी बचा सब विषम संख्या होगा। अब देखिए, नाइट्रोजन ये है विषम, ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन में आता है ये होता विषम है, काम सम की तरह करता है ये, ठीक है। तो ये 7 दूना 14 होगा, होता विषम संख्या है, काम सम संख्या की तरह करता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया है, एक्सेप्शन, अपवाद बोल दिया गया, अपवाद। आइए, ऑक्सीजन जो है ये है आपका सम संख्या, तो 8 दूना 16। ये बताइए विषम संख्या है, 2 से गुणा करना है आपको, इसी संख्या में 2 से गुणा करना है, 1 जोड़ देना है, कितना हो गया, 9 दूनी 18 और 1 19, और यहाँ 10 दूनी 20। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका सम संख्या। सम संख्या में डायरेक्ट 2 से गुणा होगा, विषम संख्या में 2 से गुणा होगा और 1 जोड़ेंगे आप। समझ गए होंगे अब आप अच्छे तरीके से। ये रूल आप 1 से 20 तक ही अप्लाई करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। 11, अब देखिए ये है विषम संख्या, 11 दूना 22 और 1 कितना हो गया बाबू, 23। अब ये सम संख्या, अगर ये विषम है तो ये सम होगा, ये विषम है ये सम होगा, ये विषम है ये सम होगा, तो ये विषम होगा फिर सम होगा, विषम होगा फिर सम होगा। अब यहाँ 12 दूना कितना हो गया, 24, और यहाँ 13 दूना बताइए, 13 दूना 26 और 1 27। क्यों, 1 जोड़ दिए हैं, विषम संख्या है। फिर सम संख्या आ गया, 14 दूना 28। ये बताइए विषम संख्या है। फिर 15 दूना 30 और 1 31 आ गया। फिर बताइए 16 दूना 32 आ गया। फिर बताइए 17 दूना 34 और 1 35। क्यों कर दिए, क्योंकि विषम संख्या है। 18 दूना 36। यह है परमाणु भार निकालने का टेक्निक है, बहुत ट्रिक है, 1 से 20 तक अप्लाई करना से। 19 दूना 38 और 1 जोड़ दोगे 39, और यहां बताओ 20 दूना 40। ये है परमाणु भार। ये परमाणु भार जो निकाल रहे थे ना, हाइड्रोजन का देखिए 1 होता है, हीलियम का परमाणु भार 4 होता है, लिथियम का परमाणु भार 7 होता है, बेरिलियम का 8 होता है, बोरान का 11 होता है। कितना रटेंगे आप, इससे अच्छा दिमाग में एक ट्रिक बैठाइए ना, जो संख्या 1 से 20 तक, अगर कोई संख्या सम है 2 से गुणा करना, उसमें कोई संख्या विषम है 2 से गुणा करना है और 1 जोड़ देना है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई आप मत करिएगा, क्योंकि इसमें परमाणु भार थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। तो 1 से 20 तक अगर आपको याद है तो इतना काम चल जाता है, लेकिन हाँ इसका परमाणु क्रमांक जरूर याद होना चाहिए कि जिंक किस नंबर पे आता है, 30 नंबर पे आता है, और कॉपर किस नंबर पे आता है, 29 नंबर पर आता है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, आपको 2 चीज याद होना चाहिए,
परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, क्योंकि सांद्रता के पद जब हम क्लास 12th का आपको पढ़ाएंगे ना तो ये चीजें आप उसमें आएंगी, जो क्वेश्चन होगा उसमें आ जाए कि अणु भार बताइए, आपको अणु भार निकालने नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। इसलिए आपको क्लास 11 का कुछ बेसिक पॉइंट बता रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें, क्वेश्चन को अप्लाई कर सकें। और एक क्लास 11, 12 किसी भी क्लास के लिए ये सेम ही रहता है, कभी नहीं बदलता, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीलियम के बारे में आप समझ गए, ये सब चीजें समझ गए। अब जरा देखिएगा इसमें होता क्या है, आपको पता होगा, अगर ये सब परमाणु क्रमांक, जैसे एक फार्मूला होता है Z बराबर E बराबर P होता है बाबू, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। परमाणु क्रमांक देखो, हाइड्रोजन का यही एक तो है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। कोई पूछे प्रोटॉन कितना होगा तब भी कितना बताओगे, 1 ही बताओगे। मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1। और न्यूट्रॉन अलग होता है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए देखिए आपको A माइनस Z करना पड़ता है। ये क्या है, ये है एटॉमिक वेट, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। मान लो अगर लिथियम का निकालना है हमको न्यूट्रॉन, तो क्या बताओगे, इसका परमाणु भार कितना है, 7 माइनस 3, तो 7 में से क्या घटा दोगे, 3, कितना बचा हो, न्यूट्रॉन। तो यहाँ न्यूट्रॉन आपका बच गया 4। सिंपल टेक्निक होता है वो, न्यूट्रॉन बताने के लिए आप क्या करते हैं, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक निकालते हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताना है केमिस्ट्री में, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है तत्व का उतने इलेक्ट्रॉन होगा उतने प्रोटॉन होगा। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने इलेक्ट्रॉन होता है उतने प्रोटॉन होता है तत्व का। किसी भी तत्व का आप ले लीजिए, जैसे जिंक, ये परमाणु क्रमांक 30 है। आपसे कोई पूछे कि जिंक का इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप सिंपल तरीके से परमाणु क्रमांक देख के तुरंत बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन भी 30 होगा सर और प्रोटॉन भी 30 होगा। लेकिन आपको कंफ्यूज न्यूट्रॉन में करेगा। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको इसका भार भी पता होना चाहिए। भार पता होगा तो आप क्रमांक को घटा देंगे, भार में से क्रमांक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। समझ गए होंगे बात। तो आपको ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। कम से कम अगर आपको 30 तक नहीं याद कर पाते हैं तो 20 तक आप परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद कर लें, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है ये समझ लें। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। तो देखिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 15 होगा और प्रोटॉन भी 15 ही होगा, लेकिन इसका न्यूट्रॉन नहीं होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा, देखो भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, 31 में से 15 घटा दोगे कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। तो देखिए आप नोट कर लिए होंगे, जैसे कि परमाणु भार के बारे में बता रहे थे, परमाणु क्रमांक के बारे में बता रहे थे। अब बात करते हैं कि आखिर हम क्यों बताए हैं, क्या काम है इसका, क्या यूज है, ठीक है। तो जरा एक बार फिर से लिख लेते हैं इसका परमाणु भार। देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, डायरेक्ट अब कैसे करें, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, सम संख्या था। अब 3 दूना 6, 1 7 कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। देखिए सम संख्या 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1 11, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, होता भी सम है, काम सम की तरह करेगा। अब बताइए 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19 और 10 दूनी 20। आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको तरीका पहले पता होगा तभी आप लिख पाएंगे। तो आखिर हम परमाणु भार बता क्यों रहे थे, चलिए एक बार इसका भी लिख लेते हैं तब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 11 दूना 22 और 1 23 सम संख्या था, सॉरी विषम संख्या था। अब ये सम है तो 12 दूना 24, फिर से भी सम आ रहा है, 13 दूना 26 और 1 27,
ऐसे इसका हो जाएगा 14 दूना 28, 15 दूना 30 एक 31, 16 दूना 32, 17 दूना 34 एक 35, विषम है ये। सम का सिर्फ 2 ही से गुणा होगा, 18 दूना 36, 19 दूना 38 और एक 39, 20 दूना 40, ये हो गया आपका। तब सभी का परमाणु भार हम लिख लिए हैं। आज बात करते हैं अणु भार निकाला कैसे जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, समझिएगा ध्यान से। अणु भार पूछा कैसे जाता है, निकालना कैसे है। जैसे मान लीजिए यहाँ का H कोई यौगिक बना रहे हैं हम, एक H और एक Cl लिख दिए यहाँ पे, तो बन गया क्या आपका HCl। ये हो गया आपका क्या, यौगिक। ये जितने सारे लोग अकेले लिखे हुए हैं ना, ये जितने सारे लोग सिंगल सिंगल लिखे हैं, अकेले लिखे हुए हैं, इनको बोला जाता है तत्व। क्या बोला जाता है, तत्व। तत्व को इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट। अब 2 या 2 से अधिक तत्वों को आप आपस में मिलाएंगे तो यौगिक बन जाएगा। देखिए 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 होने चाहिए। तो एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, 2 लोग हो गए, 2 लोग हो गए तो ये क्या बन जाएगा, यौगिक। अब इसी यौगिक का पूछ रहा है कि अणु भार कितना होगा, इसी यौगिक का पूछ रहा है अणु भार कितना होगा। अभी अभी आप निकाले हैं कि हाइड्रोजन का अणु भार जो होता है, ये जो ऊपर लिखा है इसी को अणु भार बोलते हैं। कितना है, 1 है। तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन का अणु भार है 1 प्लस, जितने अलग अलग तत्व होंगे आप प्लस जोड़ जोड़ के लिखते चले जाएंगे। क्लोरीन, क्लोरीन का अणु भार आप निकाले हैं कितना, 35, तो 1 प्लस 35 कितना हो गया, 36। तो HCl का अणु भार कितना हो गया, 36 हो गया। यही सॉल्व करना था आपको। यही जब सांद्रता के पद में आपको हम फार्मूला बताएंगे तो यही बार बार उसे पूछा जाएगा कि अणु भार निकालिए। अणु भार आपको अपने पास से याद करके जोड़ के वहां क्वेश्चन में रखना होगा, इसीलिए हम आपको बेसिक पॉइंट से बता रहे हैं, अच्छे से समझिएगा इसको। चलिए दूसरा कोई एग्जाम्पल बनाते हैं। चलिए हाइड्रोजन 2 ले लिए, H2O, जो आपको याद है उसी बना लेते हैं, H2O। अब यहाँ जरा देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 की हाइड्रोजन है। आप चाहें तो इसको अलग अलग करके जोड़ जोड़ के लिख लीजिए, एक हाइड्रोजन 2 की हो गया, प्लस 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का अणु भार बताइए, अभी अभी आप लिखे हैं थोड़ा देर पहले 1 होता है। इस हाइड्रोजन का भी अणु भार कितना होगा, 1 ही होगा। ऑक्सीजन का आप बताइए, 8 दूनी 16 होता है, तो 16 एक 17 एक 18, तो यानी H2O का अणु भार कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, और कोई एग्जांपल लिखिए आप, H2SO4। अब देखिए इसमें 3 तत्व आ गए हैं, 1 2 3, तो इसीलिए कहा जाता है डेफिनेशन 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनता है, और उसी यौगिक का अणु भार आप निकाल सकते हैं। तत्व का भी आप अणु भार निकाल सकते हैं, लेकिन तत्व हमेशा अकेला होगा, यौगिक हमेशा 2-3 लोग के साथ होगा। H2SO4 का बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, तो अलग अलग लिख दीजिए, 1 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन। यहाँ सल्फर 1 बार है, 1 सल्फर लिखिए। ऑक्सीजन 4 बार है, तो आप 4 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4। लेकिन ऐसे जब आप लिखेंगे ना तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। अभी आपको इसका ट्रिक भी बताएंगे हम। देखिए हाइड्रोजन का अणु भार कितना है, 1 है, 1 प्लस 1। सल्फर का आप निकाले होंगे, देखिए 16 दूना 32 होता है, तो अणु भार हमेशा ऐसे ऊपर लिखा जाता है, तो 32 आप यहाँ लिख दीजिए। ऑक्सीजन का अणु भार कितना है, 16 है, कितना बार लिखना है, 1 2 3 4, 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16। अब एक बात बताइए, 4 बार 16 लिखने से अच्छा है कि आप 16 का गुणा 4 बार कर दीजिए। ऑक्सीजन अगर 4 गो है तो 1 ऑक्सीजन का अणु भार लिखिए और उसमें 4 से गुणा कर दीजिए, ये आसान तरीका है। और नहीं तो आप अलग अलग करके लिखिए। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो अलग अलग करके लिख लीजिए, बाद में आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जब अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 32 एक 33 एक 34 हो गया। फिर ये बताइए 16 16 और 16 32 हो गया। फिर 32 32 आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। अब 64 में 34 जोड़ दीजिए, 4 और 4 8 हो गया, और 9 और 3
सॉरी 6 और 3 9 हो गया, यानी 98 आ गया। H2SO4 का अणुभार कितना आ गया? 98 आ गया। ऐसे ही KCl की बात कर लेते हैं। KCl का अणुभार बताइए, K का अणुभार कितना है? 39 है, तो लिख दीजिए 39 प्लस क्लोरीन का कितना है? 35। 39 प्लस 35 जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 14। एक हासिल 3 और 3 6 और आपके एक हासिल 7, 74 आ गया। मतलब आपसे अगर कोई पूछेगा KCl का अणुभार कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? 74 होगा। कैसे निकालेंगे आपको तरीका हम बता दिए हैं। अब देखिए, ये तो हो गया अलग अलग करके बताना। अगर आपको एक ही साथ मल्टीप्लाई में बताना हो तो कैसे बताएंगे? कुछ एग्जाम्पल इधर लिखते हैं, देखिए HNO3 लिख देते हैं हम, या मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को अलग अलग कर लीजिए आप, थोड़ा हाइड्रोजन यहाँ लिखिए, नाइट्रोजन यहाँ लिख दीजिए, ऑक्सीजन के गो है 3 गो है, तो ऑक्सीजन आप ऐसे ही 3 गो ऐसा ऑक्सीजन लिख दीजिए। एक हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है प्लस एक नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है? 14 होता है। अब देखो भाऊ, यहाँ ऑक्सीजन के गो है, यहाँ ऑक्सीजन 3 गो है। अब 3 ऑक्सीजन करने के लिए 16 गुणे 3 कर दो, 16 गुणे 3 कर दोगे तो 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा। नहीं तो अलग अलग करके जोड़ोगे तब भी उतना आंसर आएगा। 16 प्लस 16 प्लस 16 तो 16 16 16 दूना 32 हो गया, 16 3 48 हो गया, और तुम गुणा कर दोगे तब भी वही आएगा। तो देखो 14 और एक यहाँ जोड़ दोगे हो गया 15 प्लस 16 3 48 और ये जोड़ दोगे टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा? 63। और अणुभार हो गया 63। अगर तुम गुणा करके नहीं निकालना चाहते हो, जोड़ के निकालना चाहते हो, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। मतलब तुमको 3 बार ऑक्सीजन अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, फिर वही तरीका होगा। हाइड्रोजन का हो गया 1, नाइट्रोजन का हो गया अणुभार 14, ऑक्सीजन का हो गया 16, फिर ऑक्सीजन का 16, फिर ऑक्सीजन का 16, तो फिर हो गया तुम्हारा 14 और एक 15, फिर 16 16 32, 16 3 48, फिर जोड़ दोगे 63 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई करके करोगे तभी उतना ही आंसर आएगा, अलग अलग जोड़ के करोगे तभी उतना ही आंसर आएगा। ये अणुभार निकालने का तरीका है। अब देखो SO2 अगर यहाँ लिखते हैं तो अणुभार इसका कैसे निकाला जाए? इसको अलग अलग कर लो, S को अलग कर लो, प्लस के वो ऑक्सीजन है भाव नीचे में दूगी है, तो 2 गुणे ऑक्सीजन ही कर दो। सल्फर का अणुभार बताओ, यहाँ लिखा है क्रमांक 16 है, तो 16 दूना कितना होता है? 32, तो 32 प्लस, अब देखो दूगी ऑक्सीजन था तो 2 गुणे एक ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? यहाँ देख लीजिएगा, एक ऑक्सीजन का अणुभार 16 होता है, तो 16 गुणे 2 तो 32 प्लस 32 कितना हो गया? 64। ये मल्टीप्लाई से था, आप ऐड करके निकालना चाहते हैं तो ऐसे करना पड़ेगा, एक सल्फर अलग करिए और दूगी ऑक्सीजन अलग करिए, तो सल्फर का कितना हो गया? 32 और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16, फिर ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16, तो 32 प्लस 32 कितना हो गया यहाँ पे? 64। नेक्स्ट बात करते हैं NH3 के बारे में। अब नाइट्रोजन को अलग कर लीजिए, 3 हाइड्रोजन है तो एक को अलग अलग करके लिख लीजिए। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना ये होगा कि अगर हाइड्रोजन 3 बार है, या तो 3 से गुणा करके लिखिए या तो अलग अलग करके लिखिए, आंसर सेम ही आएगा। नाइट्रोजन का आंसर कितना आएगा आपका? अणुभार 14, और हाइड्रोजन कितना है? 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, और अगर 3 गुणे 1 किए होते तब भी 3 ही आता, 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तब भी कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो 14 प्लस 3 कितना हो गया? 17 हो गया। ये अणुभार कितना हो गया इसका? 17 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं SO3 की। SO3 सल्फर देखिए फिर से कितना होता है, यहाँ लिखा हुआ है, सल्फर का होता है 32
और देखिए 3 गो ऑक्सीजन है, तो आप एक काम करिए, एक ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16 और 3 गो ऑक्सीजन है, तो 16 तिया 48 हो गया, गुणा कर दीजिए 16 गुणे 3 तो 32 प्लस 16 तिया 48 कितना हो गया, 8 2 10 हो गया, एक हासिल 4 3 7 1 8 80 हो गया। इसका अणुभार कितना आ गया, 80 आ गया। तो आपको ये चीज समझ में आया होगा कि बेसिक पॉइंट क्यों बता रहे थे हम, 1 से लेकर के 20 तक आपको अणुभार समझाए हैं, उसके बाद आपको अणुभार कैसे निकाला जाता है यौगिक का वो बता दिए। क्वेश्चन जब आएगा ना आपका, तो ऐसे ही आपको अणुभार उसमें निकालना रहेगा। तो ये आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।